बड़ी खबर आपको दे दूं, दिल्ली नोट कांड पर फायर सर्विस के डायरेक्टर से मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जीएफएस अतुल गर्ग से एससी के अधिकारियों की मुलाकात हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग। इस पूरे मामले पर उनकी मुलाकात हुई है। जाहिर है अब जो डिब्रीफ की बार बार बात हो रही है वो कहाँ गया, क्या उन्होंने देखा, जो उन्होंने प्रेस नोट भी दिया, उस प्रेस नोट में भी ये बातें साफ कही जा रही हैं कि अर्ध जले हुए सामान को, आर्टिकल्स को वहां से हटाया गया। अब इस पर सारी जानकारियां ली जा रही है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या खबर आ रही है? देखिए, दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग और वो भीकाजी कामा प्लेस जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है उसी में उन्हीं का रेजिडेंस है, वो वही रहते हैं। यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भीकाजी कामा पैलेस गए, क्योंकि जो वीडियो भी कल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में डाले गए थे वो वीडियोज भी बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए गए थे। और जो दिल्ली फायर सर्विस के जो डायरेक्टर है अतुल गर्ग, उन्होंने ही सबसे पहले ये वीडियोज जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंपे थे। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यही कारण है कि अतुल गर्ग के घर पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि वही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कोई एजेंसी इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है, तो वो लोग भीकाजी कामा पैलेस में जो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है उसी में अतुल गर्ग का घर है, रेजिडेंस है, वहीं पर ही उनका पूरा परिवार रहता है। तो वहीं पर ही उनसे जानकारी लेने के लिए पूरी जो ऑफिशियल्स की टीम है सुप्रीम कोर्ट की, वो वहां पर पहुंची थी। तो अब वहां से वो टीम निकल चुकी है। निश्चित रूप से अतुल गर्ग से कई सवाल जवाब किए गए होंगे कि आखिर किस कंडीशन में, किस समय कॉल मिलती है, कैसे फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा का घर है और उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है वो स्टोर रूम है जिसमें आग लगी थी। आप यहां बाहर देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहां पर तैनात है। और जिस तरीके से बात यहां पर 2 सीआरपीएफ के जवान मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए यहां पर सीआरपीएफ के जवान, अभी एक गाड़ी यहां पर अंदर जरूर आ रही है मीनाक्षी, ये आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट का स्टिकर जो है वो इस गाड़ी पर लगा हुआ है और ये गाड़ी यहां पर अंदर जा रही है। सिक्योरिटी मैं दिखाऊं कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहां पर है, बाकायदा कोई भी बिना, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात है। एक आपको मैं दिखा रहा हूं कि गेट बंद कर रहे हैं, दूसरे यहां पर जो है वो भी यहां पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। तो इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे पूरा स्टाफ जो है वो इस रूम के अंदर यहां पर बैठता है। कौन लोग किन्होंने यहां पर मिलने आना है, किन लोगों ने कौन लोग यहां पर आ रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स जो है वो यहां पर रखी जाती है। तो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनका ये घर है और ठीक सामने आप देखेंगे उसके पीछे वहां पर स्टोर रूम है, जिस स्टोर रूम में आग लगने की बात की जा रही है। तो अभी भी जिस तरीके से जले हुए नोट यहां पर मिले, तमाम चीजें जो हैं वो, क्योंकि नोट 14 तारीख को आग लगती है, 14 मार्च को होली वाले दिन रात को लगभग 11:30 बजे, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। जो नोट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जले हुए नोट अभी भी आज भी हमें बाहर जो डेबरी के अंदर से मिले हैं, ये 500 के नोट। और इसके अलावा जो एनडीएमसी के जो कर्मी थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि 4 से 5 दिन पहले भी उनको 500 के 20 से 25 नोट मिले थे और आज फिर इस तरीके के नोट मिलना, आप देख सकते हैं 500 के नोट जले हुए। इसी तरीके से आज भी 8 से 10 नोट मिले, जैसा कि मैंने पहले रिपोर्ट के अंदर भेजा कि किस तरीके से नोट यहां पर अभी भी जले हुए मिल रहे थे। और उन्होंने भी ये दिखा रहे हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करें। और जो ये बड़ी खबर आई है, और विजय जी, एक और जो ये रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनका भी जो रिपोर्ट है, उनकी जो रिपोर्ट है वो मैं जरा दर्शकों के सामने पढ़ दूं। उन्होंने कहा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस I visited the official residence of Justice यशवंत वर्मा at 30 तुगलक क्रेसेंट। वो एड्रेस वो पूरा बता रहे हैं। और ये विजिट उनके कब हुई? 15 तारीख को, यानी जिस दिन आग लगी उसके ही अगले दिन सुबह, माफ कीजिएगा, रात 9:10 पर। ऑन रीचिंग देयर आई कॉल्ड प्राइवेट सेक्रेटरी टू दी ऑनरेबल जज, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो उस वक्त जब आग लगी थी वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप बंगले पर आए। He came out and took me to the honorable judge who was sitting in his office। यानी तब तक वो जज भी, यशवंत वर्मा भी घर आ चुके थे और वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। I visited the room which is adjacent to the office where the fire incident took place on 14th। It was informed to me by the private secretary that the room was being used as a storeroom to keep useless articles of the household। अब ये सारी बातें वो हैं जो जस्टिस वर्मा ने, जो रजिस्ट्रार हैं कम सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल जस्टिस, और जब हम इन जस्टिस की बात करें तो हम जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिस रूम वाज नॉट लॉक्ड
जबकि बाकी बातें अभी तक जो सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि रूम लॉक्ड रहता था। वो ये कह रहे हैं कि रूम लॉक नहीं रहता था। ऑन रीचिंग देयर आई फाउंड आउट that it was complete dark inside the room and the walls had developed cracks. We all took out our mobile phone and switched on the torch and have a look inside the room. वो ये बता रहे हैं कि कमरा बंद नहीं रहता था। दूसरी बात कि अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अब जाहिर है जब वहां पर आग लग चुकी थी तो उन्होंने अपने मोबाइल की रोशनी से उन्होंने पूरे कमरे को देखा, और जब उन्होंने कहा कि कुछ हाफ बर्न्ड आर्टिकल्स वहां पर दिखाई दे रहे थे, डेब्रीज वर लाइंग ऑन द फ्लोर, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने भी कैश की बात नहीं कही है। विजय जी, इस पूरी बातचीत में जो रजिस्ट्रार भी कह रहे हैं उसमें वो कहीं भी कैश की बात नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जले हुए नोट देखे। द रिपोर्ट आफ्टर स्पेंडिंग 8 to 10 minutes in the room, we all came out. The report is accordingly submitted for the kind perusal of Honorable Chief Justice. इसमें तो कम से कम वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ जले हुए नोट देखे। देखिए, इसमें एक तो ये है कि जो कमरा बंद अंधेरा हो रहा था, कालिक हो रही थी, उसमें उसको जो क्या नाम है, फायर ब्रिगेड के जो डायरेक्टर है, उन्होंने, आप उसका लेटर देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि वो आग शॉर्ट सर्किट से लगी है जी। तो शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसका मतलब वहाँ पे कमरे में अंधेरा ही होगा। जब रजिस्ट्रार साहब गए हैं तो लाइट नहीं जल रही, और वो उन्होंने उसमें देखा, और जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि उसमें अंधेरा है, दीवारें काली हो गई है, और अंधेरे में मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च मोबाइल की टॉर्च से देखा है। तो उसमें ये मौका मिल जाता है, स्पेस, कि आप ये नोट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। उन्होंने कहा डेब्रिस, और कितना दिखाई और दे कितना या ना दिखाई दिया दे। है, तो इसलिए, लेकिन अब तो नोट मिल गए ना, तो ये तो बहस ही नहीं है। बहस तो सवाल खड़े कर दिए सीजीआई ने अपने आप ही कि ये पैसा मिला। इसमें अब ये सवाल तो बचा ही नहीं कि पैसा नहीं मिला। एक तो फायर ब्रिगेड की टीम ये कह रही है कि उन्होंने जले हुए नोट देखे, ये उन्होंने कहा। मैं कह रहा हूँ, जब सीजीआई ने ये सवाल, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सीजीआई ने जब सवाल खड़े, मीनाक्षी जी, सीजीआई ने जब सवाल खड़ा कर दिया, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि सीजीआई ने जब कह दिया कि भाई वहां जो पैसा मिला है वो क्या, कहां से आया पैसा, दूसरा उसका सोर्स क्या है, तो इसका मतलब ये तो अब इस डिबेट पे मत चाहिए ना कि ये पैसा था कि नहीं था। 14 तारीख की रात को 11:30 बजे करीब आग लगी है, और जो रजिस्ट्रार की विजिट कब होती है, 15 तारीख की रात को विजिट होती है, लगभग 20 घंटे के बाद विजिट होती है। तो मुझे लग रहा है कि, और ये भी तो होना चाहिए कि जब 14 तारीख की रात को आग लगी कमरे में, तो रूम का ताला किसने खोला था? फायर ब्रिगेड जब पहुंची, क्या कमरे में ताला लगा था? फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने ताला खोलने के लिए कहा, चाबी कौन लेकर आया था? क्या ताला खोला गया, या फायर ब्रिगेड के अधिकारी जब गए तब रूम खुला हुआ था और उन्होंने सीधा दरवाजा खोल के आग बुझाने की कोशिश की, और उनको वहां जले हुए नोट, जब उन्होंने बुझाया तो जले हुए नोट मिले। अगर फायर ब्रिगेड के अधिकारी ये कहते हैं कि रूम में ताला लगा था, हमने चाबी मंगवाई, सेक्रेटरी चाबी लेकर आता है, वो ताला खोलता है, उसके बाद हम जाते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, जब आग लगी थी, तो क्या रूम लॉक था कि लॉक खुला हुआ था, नंबर 1। और ये 24 घंटे आग लगी होगी तो लोग बुझा रहे होंगे, 20 घंटे तक ये क्यों पहुंचे? 20 घंटे तक क्यों पहुंचे? ये 20 घंटे बाद अधिकारी क्यों पहुंचा? इसमें एक बात है ना, तुरंत सुबह पहुंचना चाहिए था ना, दिन में क्यों जब पहुंचना जाना है। एक बात समझिए, 20 घंटे बाद वहां जा रहे हो। फिर मैं ये पूछूंगी, आग लगी, मैं एक मिनट, मैं एक सवाल खड़ा कर लूं, फिर तो ये पूछना चाहिए, जब आग लगी होली वाले दिन, मामला खुला 20 तारीख को, तो इतने दिन क्या हो रहा था? नहीं, देखिए, इसको आप अकाउंटेबल हैं किसी के, आपको क्यों बताए? पहली बात मैं इस सवाल पर पूछना चाहता हूं। और रजिस्ट्रार 4 वहां पर रात को 9 बजे क्यों पहुंचा है? रजिस्ट्रार कोई ऑफिसर है अकाउंटेबल जो वहां सीजीआई के जज के यहाँ पर आग लगी तो वो पहुंचे? वो तो किसी ऑर्डर पर पहुंचे ना। पहले घटना हुई, पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस कमिश्नर से बात हुई, फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर की, फिर पुलिस कमिश्नर ने सीजे को बात की, हाई कोर्ट के सीजे ने सीजीआई से बात की, सीजीआई ने उसके बाद ऑर्डर किया होगा ना। ये प्रोसेस है। ऐसे रजिस्ट्रार किसी की आग लगी है तो घर पहुंच जाएगा क्या? प्रक्रिया की कैसे भाई? जज के तो उस पर सवाल खड़ा नहीं हुआ ना कि 9 बजे वो, बल्कि आप कहेंगे सुबह वो कैसे पहुंचे? उसमें देखिए, 2 जस्टिस उपाध्याय को 2 इंस्ट्रक्शन मिले। पहले जो उन्होंने बताया, तो फिर क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भेजा कि इन प्रश्नों का उत्तर, इन प्रश्नों का, तो तब वो उनके फिर घर पर गए हैं, उनसे बातचीत किया है, फिर वो बताया है कि उनका उत्तर ये है कि हमको इस पैसे के बारे में मालूम नहीं है, हमारे किसी घर के परिवार से या किसी से भी इस बारे में कोई बात बताई नहीं गई, दिखाए नहीं गई, उसके फोटो नहीं लिए गए। ये सारी बातें उनको बता रहे हैं। तो ये देखिए, ऐसा है कि इसमें अब इस समय जो चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है, वो चीफ जस्टिस का एक्शन ये बताता है
कि वो जुडिशियरी को लेकर जो सवाल देश भर में खड़े हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चारों ओर मर्मरिंग है, पहले से आवाज उठ रही है। और 2014 में जस्टिस केहर ने जो इस की पीठ ने जो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट के जस्टिस पर जो छेड़खानी का मामला था, उसमें जो है 7 स्टेप्स बताए थे, तो वो इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप इसमें यह है कि कोई कंप्लेन आना चाहिए। कंप्लेन आने के बाद आपने वहां के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया, चीफ जस्टिस ने आपको रिपोर्ट दिया, यह तीसरा हो गया। फिर उसको आपने पढ़ा, वो चौथी हो गई। पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं इसके आगे प्रोब की जरूरत है, तो आपने एक कमेटी बना दी, तो यह 5वां हो गया। अब वो कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, उस रिपोर्ट से पता चलेगा कि अब चीफ जस्टिस क्या स्टेप लें। अगर वो दोषी साबित होते हैं तो क्या उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि उनको स्टेप आउट होने के लिए कहा जाए कि या तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लें या वो त्याग पत्र दें, ये 2 देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तब चीफ जस्टिस जो है 7 स्टेप्स के रूप में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लिखते हैं कि अब इनके विरुद्ध इंपीचमेंट चलाया जाए। 5 स्टेप तक तो अभी सारी बातें हैं। बात पर हमें बार-बार सवाल नहीं खड़ा कर सकते हम लोग कि भाई उन्होंने क्यों नहीं बताया। बताना क्या, सीजीआई देख रहा है उसको, तो सीजीआई जब उस पर रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो देखेंगे कि क्या इसकी जरूरत है। पुलिस तो जो सबूत है उसको इकट्ठा करके रखेगी ना, वो रखा होगा ना, हमें नहीं पता। पांचवें चरण की हम बात कर रहे हैं, काम यही है ना। हम जो 5वें चरण की बात करें हर्षवर्धन जी कर रहे हैं पुलिस वालों के जी, उनके बेचारों की क्या हिम्मत है कि जज साहब वही ना हाई कोर्ट का जज है, उन्होंने साफ साफ रिपोर्ट में लिखा है, हिंदी में उसी रिपोर्ट का हिस्सा है, उक्त कमरे में आग के काबू में आने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। ये और दूसरा हिस्सा क्या है, स्टोर रूम घर के सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ की सीएपीएफ की एफ कंपनी 70वीं आने के लिए बनाए गए रूम से सटा हुआ है, इसे ताला लगाकर रखा जाता है। साफ साफ तो रिपोर्ट कह रही भाई, वही कह रहा हूं ना। इसका मतलब हुआ कि चूंकि जज साहब के घर का मसला था, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चौथा पॉइंट दिया वो ये कह रहे हैं कि घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया था, जिसे हमारे सहयोगी अतुल भाटिया भी दिखा रहे हैं। तो ये इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब ठीक है, हर किसी को लगता है कि भाई न्यायाधीश का घर है, न्यायाधीश हाईकोर्ट के जज का मसला है, सीधे हाईकोर्ट के जज का मसला है। वैसे भी पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाले ने पुलिस कमिश्नर को बताया, पुलिस वाले क्या बताएंगे, जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले गए होंगे तो उनको लगा अरे ये तो जज साहब का घर है, तो उन्होंने फोन किया, तो एसीपी डीसीपी जो होता हुआ गया होगा और कमिश्नर ने कहा होगा कि अच्छा चलो जो तुमको करना है करो, हाई हमको भेजो। इन्वॉल्वड है, सारी बातचीत जो है, और फिर पुलिस कमिश्नर ने बल्कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को थोड़ा सा प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम अपनी तरफ से कोई ऐसा कॉग्निजेंस लिया, कहा कि ये होना चाहिए। और जब ये कहा गया, जिसको कई लोग ये भी कह रहे थे कि उनका ट्रांसफर तो किया नहीं गया है क्योंकि वो कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था, जबकि इसी में लिखा हुआ है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से बहुत अच्छा है, ये जरूरी है, लेकिन आगे वो कहते हैं कि इतने भर से बात नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, I am of the prima facie opinion that the entire matter warrants a deeper probe। वो खुद कह रहे हैं ना। अच्छा एक बात जो हम लोगों ने एक फिल्म में तारीख पर तारीख का वो सुना था। हाँ, ये सब लोग क्या होता है, हमारे देश की एक ऐसी स्थिति हो गई कि ब्यूरोक्रेट्स कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। हमारे देश की पुलिस अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होती। हमारे देश की जुडिशियरी भी अगर जिम्मेवारी नहीं लेगी, चीफ जस्टिस ने अपना एक कोई चीज इसमें लिखा तो नहीं है ना, केवल प्रोब की बात कर दी है कि ये प्रोब है, तो ये प्रोब होता जा रहा है। इसलिए प्रोब हम देख रहे हैं। अब इसमें जस्टिस जांच के बाद ये प्रूव होगा ना, तब तक तो प्रोब ही होगा। नहीं, सुनिए प्रोब भी जो है, प्रोब शब्द जो है ये इतना एक छायावादी शब्द होता है। प्रोब का मतलब क्या हुआ, अगर 3 जज हैं तो क्या वो पुलिस की तरह वो इंटरोगेशन कर सकते हैं? सवाल तो ये है, नहीं कर सकते। नहीं, आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। 3 लोगों को जब जजेस को दिया गया है तो उनको जो लोगों की जरूरत है, पुलिस की जरूरत हो, सीबीआई की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जरूरत हो, फायर, वो सब उनको मदद जो फायर डिपार्टमेंट सुपरवाइज करते हैं, जज सुपरवाइज करते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी ना खुद मुलाकात हुई है, उसी सिलसिले में तो ये मुलाकात उसका मतलब केवल सुपरवाइज कर रहे होते हैं, कोई ये थोड़ी खुद जाके कचरा हटाएंगे।
उसका मतलब ये नहीं है ना, वो तो सुपरवाइज करते हैं जजेस जो होते हैं, कमेटी और बनी हाई है, पावर कमेटी जो है, कमेटी बनी और ये तो है। बहुत बड़ी कमेटी है। हम लोग वो अक्सर दो बात चीफ करते हैं जस्टिस- जजेस की जुडिशियल कमेटी बनाई जाए। ये सवाल खड़ा होगा, थोड़ा अलग सवाल है, लेकिन मेरे मन में तो अभी तुरंत आया। हर चीज में कहते हैं कि भाई नेता लोग हैं, नेता ने करे एक जज साहब डाल दो तो न्यूट्रल हो जाता है। जज साहब पे मामला है तो जज साहब के अलावा क्यों नहीं होना चाहिए उसमें कोई? और मैं तो कहता हूं, क्या ये अगर जगदीप धनखड़ जी ने उस तरह से बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट राज्यसभा के भीतर नहीं दिया होता तो क्या इतनी हिम्मत किसी की होती? और क्यों नहीं इस पर संसद की कोई कमेटी बने? कई बार हम कहते हैं नेताओं के ऊपर मामला बना, भ्रष्टाचार का मामला आता है, बड़े से बड़ा नेता वो अदालत के चक्कर खाता है। जब जज के ऊपर मामला है तो संसद की कोई मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बननी चाहिए? लेकिन सर रूल तो यही है ना कि जब सीजीआई का मामला है तो उसे जजेस की बॉडी ही उसे, ये सीजीआई का मामला कहां से हो गया? नहीं, जब सीजीआई उसको मतलब देख रहे हैं तो हाईएस्ट हमारी मेरे मन में हाईएस्ट सवाल जुडिशियल है, बॉडी एक सामान्य नागरिक के तौर पर ये सवाल क्यों नहीं आना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि कोई एक होता है, आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट की इंक्वायरी, नहीं अब तो मामला गड़बड़ हो तो बाहर से किसी को लाओ। सर आप यही कहते हैं। आप तो जो मूल प्रश्न उठा रहे हैं वो तो उस समय खारिज हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया। नहीं, वो तो खैर लार्जर क्वेश्चन हो जाएगा। वो तो बड़ा खैर- क्वेश्चन है, हाँ, इससे भी वो बड़ा तो- क्वेश्चन है। तो दोनों पार्ट है, देखिए इसका दोनों पार्ट है। जुडिशियरी को इंटैक्ट भी रखना जरूरी है, हाँ। और जुडिशियरी के अंदर के जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, उसको भी ठीक करना जरूरी है। अब इसमें ऐसा नहीं हो कि हम पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस उसको को नहीं फंसा। जुडिशियरी पर हावी करा दे। समस्या है ये बहुत ही एक महीन रेखा है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन और पावर है उसमें सबके जो संवैधानिक दायित्व है, उनके जो गरिमा है और उनकी जो ताकत है वो बनी रहे। उसमें जुडिशियरी अंततः सारे फैसले जुडिशियरी को देना है। हम संविधान का संशोधन करते हैं, उसको भी रिव्यू करने का अधिकार दिया हुआ है। अब छोटे से ब्रेक के लिए हमें सवाल रुकना तो होगा। जुडिशरी पर ही उठ रहे हैं ना सर। जितने मुकदमे सुने, जितने मामले आए, जो भी फैसला दिया, उसके विपक्ष वाला क्यों नहीं कहेगा कि मैनिपुलेटेड था? नहीं, वो कह सकते हैं, सवाल उठे हैं, लेकिन क्या इस समय हमारी पॉलिटिकल जो राजनीतिक सत्ता है उसको आप इतना साफ सुथरा और इतने गरिमामय, उत्तरदायित्वपूर्ण, ईमानदार मानते हैं कि किसी जज के भ्रष्टाचार की जांच के लिए वहां एक कमेटी बने? जब अंदर के भ्रष्टाचार के जांच के लिए कोई कमेटी बनती है, उसमें मार हो जाता है, बोतल चलने लगती है, तो आप सोचते हैं कि जजों को लेकर क्या होगा?